अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा लेसन नंबर 8 स्टार्ट होगा CS 507 का, जिसमें हम पढ़ेंगे कि सिस्टम्स होते क्या हैं और सिस्टम्स वर्क कैसे करते हैं। सिस्टम्स का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट्स या पार्ट्स जो मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और वो ग्रुप मिलकर एक कॉमन गोल को अचीव करते हैं। जैसे कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक स्पेसिफिक गोल होता है जिसको उसकी टीम्स या उसके लोग मिलकर अचीव करते हैं। अब हर सिस्टम में कुछ चीज़ें आपने इनपुट भी करनी होती हैं, जस्ट लाइक आपने उसको इनपुट देना होता है, फिर उसे आउटपुट भी लेना होता है और उसके ऊपर फीडबैक भी देना होता है कि फीडबैक में आपने क्या चीज़ आपको अच्छी लगी है, क्या चीज़ बुरी लगी है, और उसका एक बैलेंस या इक्विलिब्रियम बना कर रखना होता है। जैसे कि हम मिसाल लेते हैं एक ह्यूमन बॉडी की। ह्यूमन बॉडी में हमारा खुद हार्ट होता है और हार्ट एक पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का, जो कि पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। अगर हार्ट सही से काम कर रहा हो तो पूरी बॉडी बैलेंस में रहती है। और इसके अलावा अगर हम एक और मिसाल देखें तो वो परचेज सिस्टम की होती है। और एक परचेज सिस्टम और सेल सिस्टम कैसे वर्क करते हैं, लाइक किस मटेरियल का प्रोसेस ऑर्डर दिया गया है, किस ऑर्डर की डिलीवरी रिसीव हो चुकी है या नहीं हुई, ऑर्डर में क्या कोई चेंज तो नहीं किया होगा, क्वालिटी इंस्पेक्शन को रिपोर्ट की करना ज़रूरी है या नहीं है, स्टॉक की अपडेट पोजीशन को अपडेट कर दिया गया है नहीं किया, और स्टॉक से क्या क्या इशू हुआ है। ये सारी इन्फो लिंक्ड और ऑर्गेनाइज फॉर्म में होनी चाहिए ताकि सिस्टम स्मूथली काम करे। अब हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट होते क्या हैं। हर सिस्टम कुछ बेसिक्स पार्ट से मिलकर बनते हैं जो कि आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। अब हम देखेंगे उन कंपोनेंट्स में होते क्या क्या हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स शामिल होते हैं। जो पहला होता है हमारा इनपुट एलिमेंट्स। सिस्टम में जो डाटा या इंफॉर्मेशन डाली जाती है और आगे फिर उसको प्रोसेस करना होता है। दूसरा हमारा प्रोसेसिंग का सिस्टम होता है कि जो काम या इंफॉर्मेशन हमने कंप्यूटर को दी जाती है वो उसके ऊपर प्रोसेस करेगा, लाइक उसको कैलकुलेट करेगा, एनालाइज़ करेगा, कुछ फंक्शन परफॉर्म करेगा और वो कोई ना कोई मॉडल यूज़ करेगा डाटा को प्रोसेस करने के लिए। हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है आउटपुट। अब जो रिजल्ट हमने कंप्यूटर को दिए जाते हैं वो उस पे कैलकुलेशन करता है, फिर हमें एक आउटपुट देता है। आउटपुट के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंट्रोल मैकेनिज्म का। सिस्टम से एक्सपेक्टेड आउटपुट होती है। एक्चुअल आउटपुट को एक्सपेक्टेड आउटपुट से कंपेयर करने का जो सिस्टम होता है उसको कंट्रोल मैकेनिज्म कहते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है फीडबैक सिस्टम का। जब कंपैरिजन हो जाए और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फीडबैक सिस्टम करेक्टिव एक्शन का सजेशन देता है कि ये चीज़ आपकी गलत है, इसको इस तरीके से आप सही कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। ये वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट होते हैं जो सिस्टम से चाहिए होते हैं। जब तक ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं होंगे तब तक कंट्रोल सही से नहीं चलेगा और ना ही फीडबैक सही से मिलेगी हमें। अब कुछ सिस्टम की टाइप्स भी होती हैं। अब हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। जैसे इनपुट लेना, आउटपुट जनरेट करना और फिर आउटपुट चेक करके सिस्टम को इम्प्रूव करना। इस प्रोसेस में सिस्टम हेल्प क्या करता है, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है कि क्या हासिल करना है, कंट्रोल मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करना, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड आउटपुट को कंपेयर करना और फीडबैक लेना। अगर आउटपुट सही नहीं है तो करेक्शन करना। और टाइप्स ऑफ सिस्टम हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। टाइप्स ऑफ सिस्टम में हमारे सिस्टम्स आते हैं ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम। याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रा ध्यान से समझना आप लोगों ने। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ सिस्टम्स होती क्या हैं। बेसिकली ये हमारी 4 टाइप्स होती हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है, ओपन लूप सिस्टम होता है क्या, अब हम इसको वे करते हैं। ऐसे सिस्टम जो अपने इन्वायरमेंट से अट्रैक्ट करते हैं, जैसा कि एक्सटर्नल लोग रिसोर्सेज से डाटा सिस्टम को अंदर आ सकता है, ठीक है, और इससे बाहर भी जा सकता है। लाइक दोनों तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आप अपने इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए भी और इन्वायरमेंट से बाहर भी। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं बुक स्टोर की, हर कोई आकर बुक्स देख सकता है और परचेज कर सकता है। सेकंड सिस्टम है हमारा क्लोज सिस्टम। ये सिस्टम इन्वायरमेंट से अट्रैक्ट नहीं करता, सिर्फ इंटरनल रिसोर्सेज पे ही डिपेंड करता है। जैसा कि स्कूल लाइब्रेरी होती है, सिर्फ स्टूडेंट्स ही अंदर जाकर उन बुक्स को पढ़ सकते हैं, आउटसाइडर्स जो बाहर से कोई जाए तो स्कूल के अंदर नहीं जाने दिया जाता। इसके बाद हमारा आता है ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम ऐसे सिस्टम जहां आउटपुट का फीडबैक वापस सिस्टम को नहीं दिया जाता। लाइक सिस्टम को पता ही नहीं है कि वो जो आउटपुट जनरेट कर रहा है तो वो सही है या नहीं है, क्योंकि आउटपुट तब तक सही नहीं होगी जब तक हम उसको फीडबैक नहीं देंगे। अब एग्जांपल के देखते हैं कि बुक स्टोर जहां कस्टमर का फीडबैक लिया ही नहीं जाता, जब वो नई बुक्स परचेज करेगा तो किसकी पसंद से करेगा, सिर्फ अपनी पसंद से। अब क्लोज लूप सिस्टम में आते हैं ऐसे सिस्टम जहां आउटपुट का फीडबैक वापस सिस्टम को दिया जाता है। इस फीडबैक से सिस्टम इम्प्रूव या प्रोसेस को चेंज करता है और ताकि आउटपुट बेहतर हो। जैसा कि हम एग्जांपल लेते हैं बुक स्टोर की, जहां कस्टमर की पसंद और फीडबैक को देकर नई बुक्स लाई जाती हैं।
सेम एग्जांपल हम लाइब्रेरी के साथ करते हैं, ओपन लूप लाइब्रेरी। अगर स्टूडेंट्स की फीडबैक नहीं ली जाती तो लाइब्रेरी में नई बुक्स नहीं नहीं होंगी, ठीक है। तो हम देखते हैं क्लोज लूप लाइब्रेरी। अगर स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट के बेसिस पर बुक सेलेक्ट की जाएँ तो उसे क्लोज लूप लाइब्रेरी कहते हैं। स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के बेस के ऊपर बुक्स लाई जाती हैं। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर को बिजनेस में कैसे यूज़ किया जाता है। पहले कंप्यूटर मोस्टली ओपन लूप आर्किटेक्चर में काम करते थे। अब डाटा वेयर हाउसेज और इंटरनेट की वजह से क्लोज लूप सिस्टम का यूज़ बढ़ गया है, जहां फीडबैक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओपन लूप सिस्टम क्या होते हैं, अब इसको हम डिटेल से करते हैं। ओपन लूप सिस्टम में देखते हैं कि कंपनी कोई डिसीजन लेती है, जैसे प्राइस इंक्रीज या नया प्रोडक्ट लॉन्च करना। रिजल्ट का पता इनडायरेक्ट तरीके से चलता है, जैसे लोगों के रिस्पॉन्स सेल्स में ऊपर या नीचे होना। एग्जाम्पल देखते हैं कि बैंक अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो फिर लोन की एप्लीकेशन बढ़ जाएंगी या कम हो जाएंगी। लेकिन यही डाटा डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। इंश्योरेंस कंपनी अगर ये इंश्योरेंस प्लान लॉन्च करती है तो मार्केट रिस्पॉन्स देखा जाता है, लोग वो इंश्योरेंस लेते हैं या नहीं लेते। और फिर इसके बाद आता है सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज। रियल कंज्यूमर को पता ही नहीं होता। लाइक अगर जब फीडबैक ली जाती है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर से रिसीव करते हैं। एंड यूज़र की फीडबैक का नहीं अंदाज़ा होता कि वो क्या चीज़ पसंद करता है, क्या चीज़ नहीं करता। अब इसमें पॉइंट्स क्या क्या याद करने वाले हैं। सीएन और रिजल्ट्स के दरमियान डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। रिजल्ट का पता डिफरेंट तरीके से चलता है और देश से चलता है। कई दफ़ा रिजल्ट पे और भी एक्सटर्नल फैक्टर असर करते हैं। मास मार्केटिंग कंपनीज जैसा कि सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, शॉप कंपनीज होंगी, मोस्टली ओपन लूप सिस्टम पे काम करती हैं। कंज्यूमर फीडबैक लिमिटेड या इनडायरेक्ट होता है। अब हम देखते हैं क्लोज लूप सिस्टम को, इसको डिटेल में जानते हैं। क्लोज लूप सिस्टम में फीडबैक डायरेक्टली वापस और सिस्टम को दिया जाता है। इससे सिस्टम अपनी परफॉर्मेंस मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है। इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से शामिल होते हैं। कंट्रोल मैकेनिज्म फर्स्ट कंपोनेंट, जैसा कि वेरिएंस एनालिसिस, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल और एक्सपेक्टेड आउटपुट के थ्रू। और इसका ऑब्जेक्टिव देखा जाता है, क्या आउटपुट एक्सपेक्टेड था पहले से डिफाइन किया, क्या आउटपुट होना चाहिए ये पहले से डिफाइन किया जाता है। एग्जाम्पल डिपार्टमेंट स्टोर। डाटा वेयर हाउसेस से पता चलता है कि किन लोगों ने पिछले साल 15,000 प्लस की शॉपिंग की है, उनको पर्सनलाइज क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जाता है। रिजल्ट्स क्विकली और डायरेक्टली मेजर हो जाता है उसी टाइम। अब आते हैं जेम्स बॉन्ड टी शर्ट प्रमोशन। जिन लोगों ने जेम्स बॉन्ड मूवी में इंटरेस्ट दिखाया है उनको डिस्काउंट ऑफर किया जाता है। उसी टाइम रिजल्ट्स का पता कर लिया जाता है कि कितने लोगों ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। अब इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। हर डिसीजन का असर जल्दी और एक्यूरेटली मेजर होता है। हर कंज्यूमर या यूज़र के हिसाब से टारगेट एक्शन को पॉसिबल होता है। मैनेजमेंट को रियल फीडबैक मिलता है। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट आते हैं। ये क्लोज लूप सिस्टम का ज़बरदस्त यूज़ होता है बड़े इवेंट्स को संभालने के लिए। ओलंपिक्स, क्रिकेट, सॉकर और टेनिस वगैरह इसमें शामिल होते हैं। सिस्टम काम करता कैसे है, जैसा कि एक बहुत बड़े सिस्टम को कैसे मैनेज किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल टिकट सेलिंग करना, एड्स डिस्प्ले कराना, स्पोर्ट्स गियर प्रमोशन करना और कमेंटेटर्स को इंस्टेंट डाटा देना। लाइव सॉकर, कंपैरिजन, प्रोजेक्शंस, परफॉर्मेंस एनालिटिक्स, ये सब एक इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बगैर मुमकिन नहीं होता। अब इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम और कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के। यहाँ पे हम उन क्वालिटीज़ या खसूसियात के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक इंफॉर्मेशन सिस्टम या कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में होनी चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन नीड्स अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो सबकी सेम होती हैं। जैसे एफिशिएंट प्रोसेसिंग होती है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, जैसे कि ऑर्डर देना, पेमेंट लेना, वो कंपनी को डाटा अफेक्ट करता है। अब कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम में ये काम हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड जल्दी से और आसानी से अपडेट करती है। मैनुअल एफर्ट्स को कम और वक्त को बचाती है। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटीज़ और इंस्टेंट एनालिसिस, ज़्यादा डाटा सेव करने की सलाहियत और फौरी एक्सेस। दो इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें होती हैं, जैसा कि प्रोसेस डाटा के अवेलेबल होना। हर छोटी बड़ी एक्टिविटी को रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि फ्यूचर में डिसीजन लेना आसान हो। दूसरा है सही डाटा तक फ़ौरन पहुँच। ऐसा सिस्टम जो हर ज़रूरी इंफॉर्मेशन को समझाने लायक फॉर्मेट में फ़ौरन। अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को, रिड्यूस्ड इंफॉर्मेशन लोड। लाइक ज़रूरत से ज़्यादा मालूमात ना हो। जब डाटा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मैनेजमेंट में कन्फ्यूजन पैदा होती है। कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर का रोल के मुताबिक फिल्टर डाटा दिखाया जाता है। प्रेजेंटेशन स्टाइल भी इम्पोर्टेंट होती है। अगर
इन्फॉर्मेशन समझाने में टाइम लगे तो डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है। हर मैनेजर को सिर्फ उसके काम से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन मिले तो वो बेहतर डिसीजन ले सकता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रॉस फंक्शन कोऑर्डिनेशन। डिपार्टमेंट के दरमियान कोऑर्डिनेशन कैसे होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन में कई डिपार्टमेंट्स होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का डिपार्टमेंट होता है, परचेजिंग होती है, वेयर हाउसिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस का है, अकाउंट्स का है और एचआर का होता है। सब का एक ट्रांजैक्शन में रोल होता है, लेकिन अगर हर कोई अलग अलग काम करे बिना कोऑर्डिनेशन के तो प्रॉब्लम हो जाती है। CBIS हर डिपार्टमेंट का रियल टाइम डाटा जो होता है उससे अपडेट रखता है। जैसा कि कस्टमर ने ऑर्डर दिया, अब सेल्स ऑर्डर रिसीव करेगा और उसको पेमेंट हिस्ट्री में भी दिखाएगा। मैन्युफैक्चरिंग को पता चलेगा कि ऑर्डर कितना है, रॉ मटेरियल क्या है या क्या नहीं है, डिलीवरी का कितना टाइम लगेगा, कितना नहीं लगेगा। फिर अकाउंट्स को इनवॉइस और डिलीवरी की अपडेट मिलेगी। कस्टमर को ऑर्डर कस्टमर को अपने ऑर्डर का स्टेटस चाहिए होता है कि वो डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ। यानी हर डिपार्टमेंट एक सिस्टम से लिंक्ड होता है, सब कुछ सिंक सिस्टम में चलता है, एक सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम में चलता है। अब कम्पिटिटिव टूल क्या होते हैं। मुकाबला करने के ज़रिए किसी भी कंपनी का मकसद होता है कि प्रॉफिट कमाना या कोई ऐसा गोल अचीव करना जो बहुत यूनिक हो। अगर IS या CBIS कंपनी को मार्केट में कम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं दे रहा तो पैसा ज़रूरी है। IS या CBIS का काम भी यही होता है। IS और CBIS का काम यही होता है कि यूज़ करना कंपनी की इन्फॉर्मेशन को वो अपने राइवल्स से आगे कैसे निकल सकते हैं, लाइक अपने ओपोनेंट्स को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। जितना अच्छा सिस्टम होगा उतनी बेहतर स्ट्रैटेजीज और डिसीजन मेकिंग होगी। पेपर फ्री इन्वायरमेंट, कागजी काम से निजात। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का मतलब है ज़्यादा पेपर वर्क जो मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम टेकन होता है। CBIS या IS ये डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली मैनेज करता है। ऑर्डर VPNs या इंटरनेट से मिलते हैं। पेमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम से होती हैं और रिपोर्ट्स और एनालिसिस डिजिटल फॉर्म में होती हैं। इससे ना सिर्फ सफाई रहती है बल्कि टाइम और पैसा दोनों की बचत होती है। नतीजा हमारा क्या निकलता है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को IS इंफॉर्मेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट करना हो तो सिर्फ तभी करें जब वो सिस्टम ऊपर वाली सारी क्वालिटीज़ फुलफिल करता हो, वरना इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये आपका लास्ट टॉपिक था जिसको आपको समझा दिया गया है। इसके साथ ही हमारा लेक्चर नंबर 8 ख़त्म होता है और इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 9 में। थैंक यू।